दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक कब्र से लाखों बिच्छू निकलने के बारे में। एक गुलाम और शहजादी ने जिना किया तो क्या अंजाम हुआ, और कब्र के अंदर से लाखों बिच्छू। आइए सुनते हैं पूरा वाकया। दोस्तों, बयान किया जाता है कि किसी मुल्क का एक बादशाह था और उसकी एक बहुत ही हसीन और खूबसूरत बेटी थी। उस बादशाह का एक गुलाम था जो उसके हाथियों की देखभाल किया करता था और अच्छी तरह से ये बात जानता था कि हाथियों को कैसे काबू में रखना चाहिए। वो गुलाम जो नौजवान था, उसने एक बार बादशाह की बेटी को देख लिया जब वो हाथी पर सवार होकर सैर करने के लिए निकली थी। जब गुलाम ने उसको पहली बार देखा तो वो उस पर पूरी तरह से फिदा हो गया। शहजादी जब भी टहलने के लिए निकलती, यानी सैर करने के लिए निकलती, तो वो गुलाम उसको देखता रहता और चाहता कि उससे बात की जाए, ये किसी तरह से हमेशा के लिए मेरी हो जाए। गुलाम की हैसियत नहीं थी कि बादशाह से उसकी बेटी का रिश्ता मांगता, लेकिन ऐसा हो सकता था कि अगर शहजादी उसे पसंद करने लगे तो बादशाह को अपनी बेटी की बात माननी ही पड़ती। दोस्तों, वो लड़का वैसे तो गुलाम था, लेकिन वो नौजवान था और बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा था। देखने में किसी शहजादे से कम नहीं लगता था। एक दिन गुलाम ने अपने साथियों से मशवरा किया कि मुझे शहजादी से मोहब्बत हो गई है। जब से मैंने उसे देखा है, मैं तो उसका दीवाना हो गया हूं। एक पल के लिए भी बगैर उसके मुझे चैन नहीं आता। बस चाहता हूं कि किसी तरह से मैं शहजादी को हासिल कर लूं, मैं उससे शादी कर लूं। उसके साथियों ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बादशाह को अगर तुमने ये बता दिया तो तुम्हें जिंदा आग में डाल देगा। तुम जानते तो हो बादशाह हर बात की सजा कितनी भयानक देता है। लेकिन वो गुलाम भी जिद्दी था। उसने दिल में ये तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, चाहे उसे आग में जिंदा जला दिया जाए, लेकिन मुझे शहजादी को हासिल करना ही है। एक दिन शहजादी जंगल में टहलने के लिए निकली तो गुलाम उसके पीछे धीरे धीरे चलता रहा। गुलाम ने एक चाल चली कि जहां जहां से हाथी को गुजरना था, वहां वहां उसने रास्ते में कांटे बिछा दिए। अब जाहिर सी बात है, एक कांटा नहीं तो दूसरा कांटा तो हाथी को जरूर चुभना था, और यही हुआ। उसकी चाल कामयाब हो गई। शहजादी हाथी पर सवार होकर हरे भरे जंगल के खूबसूरत माहौल को देख रही थी कि अचानक हाथी ने जोर से चिंगार लगाई। उसके पैर में कांटा घुस गया था। वहां पर तो शहजादी का कोई गुलाम मौजूद नहीं था जो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता। अब गुलाम को फौरन मौका मिल गया। वो भागता हुआ हाथी के पैरों के पास आ गया। गुलाम को पता था कि हाथी को किस तरह काबू में करना चाहिए। यहां पर शहजादी तो बौखलाई हुई थी। गुलाम ने चालाकी से हाथी के पांव से कांटा निकाल दिया। हाथी अब खामोश हो गया। शहजादी ये देखकर इतना खुश हुई कि फौरन हाथी से नीचे उतर आई। शहजादी ये नहीं जानती थी कि ये गुलाम मेरे ही महल में काम करता है और वो उसे न जाने कितने दिनों से देख रहा था। उसने पहली बार उस नौजवान को देखा तो उसके हुस्न को देखकर वो भी उसकी दीवानी हो गई। शहजादी समझ रही थी कि शायद वो कहीं का शहजादा होगा, लेकिन वो शहजादा तो था नहीं, बल्कि वो उसी का गुलाम था। शहजादी उसके इश्क में मुब्तिला हो गई। वो नहीं चाहती थी कि वो नौजवान अब उसकी नजरों से कभी दूर जाए। उसने कहा, तुम कहाँ रहते हो? तो कहने लगा, मैं आपके महल में काम करता हूं। शहजादी ने कहा, अच्छा, तो क्या तुम कोई शहजादे नहीं हो? गुलाम ने कहा, नहीं, मैं तो आपके महल में मौजूद हाथियों की देखभाल किया करता हूं। शहजादी कहने लगी, तुमने तो बहुत बेहतरीन काम किया है। मेरे वालिद साहब को पता चलेगा तो तुमसे बहुत खुश होंगे। वो उससे बातें करते करते इतना गुम हो गई कि उसको पता ही नहीं चला कि रात होने लगी है। उस गुलाम ने कहा, शहजादी, इस वक्त जंगल से बाहर निकलना तो ठीक नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो आज की रात हम इसी जंगल में गुजार लेते हैं। मैं किसी से भी डरता नहीं हूं और मेरे होते हुए कोई भी दरिंदा आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये मेरा वादा है। शहजादी तो उससे मोहब्बत कर बैठी थी। वो जो कुछ कह रहा था उसकी हर बात को मानती चली जा रही थी, यहां तक कि उसका इरादा उसके साथ जिनाकारी करने का था। दोनों एक दूजे में ऐसे गुम हो गए कि अब वो दोनों जिना कर बैठे। अब वो गुलाम काफी परेशान हुआ कि शहजादी और मैं तो एक ऐसा काम कर चुके हैं जिसके लिए बादशाह हमें कभी भी माफ नहीं करेगा।
सुबह हुई तो वो शहजादी से कहने लगा, आप तो इतने बड़े मुल्क की शहजादी हैं और मैं आपका गुलाम हूं। क्या आपके अब्बा मुझे कबूल करेंगे? आपके और मेरे दरमियान जो ताल्लुकात बन चुके हैं उसकी सजा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। शहजादी कहने लगी, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं जो चाहती हूं मेरे बाबा वही करते हैं। मैंने तुम्हें पसंद किया है और मैं अपने अब्बा जान से तुम्हारी सिफारिश करूंगी, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरे वालिद साहब के पास जाना पड़ेगा। गुलाम ने कहा, ठीक है, मैं उनके पास जाने के लिए तैयार हूं। वो दोनों ये फैसला कर चुके थे कि परेशान होने से बेहतर है कि बादशाह की खिदमत में जाकर दरख्वास्त की जाए। फिर अपनी किस्मत है कि आग में जलना नसीब होता है या शहजादी नसीब होती है। शहजादी कहने लगी, मैं बस तुमसे ही शादी करूंगी, इसलिए तुम मेरे वालिद साहब के पास जाओ। वो गुलाम उसको लेकर महल वापस आ गया और बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गया। बादशाह ने उसके आने की वजह पूछी तो गुलाम ने उसको सारा किस्सा सुना दिया और कहने लगा, कल रात आपकी बेटी मेरे साथ जंगल में थी। उसने कहा, बादशाह सलामत, जान की अमान हो, आपकी बेटी का निकाह आप मुझसे कर दें, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूं और वो भी मुझे बहुत चाहती है। इतना सुनते ही बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि अपनी हैसियत देख और मेरी हैसियत देख। बादशाह ने सोचना शुरू कर दिया कि अब मैं इस गुलाम को क्या जवाब दूं। इसने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है। बादशाह ने शहजादी को दरबार में बुलाया और कहने लगा, क्या तुम भी इसे पसंद करती हो? तो शहजादी कहने लगी, जी हाँ, मैं इसी से निकाह करना चाहती हूं और इसके बगैर अब मैं नहीं रह सकती। बादशाह समझ गया कि उसकी बेटी का जो फैसला है वो अटल है। अब वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी और मेरी बेटी को बहकाने वाला यही गुलाम है। बादशाह ने सोच लिया, मैं इसके सामने ऐसी शर्त रखूंगा जिसको ये कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। उसने कहा, तुम मेरी एक शर्त को पूरा कर दो, मैं तुम्हारा निकाह अपनी इकलौती बेटी के साथ कर दूंगा। अगर शर्त पूरी न कर सके तो याद रखना, हमारे कानून के मुताबिक जलती हुई आग में तुम्हें डाल दिया जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें क्या करना है। बादशाह ने उसे अपनी शर्त बताना शुरू कर दिया कि तुम कहीं से भी बिच्छुओं की 2 बोरी भर कर ले आओ तो तुम्हारी शादी मैं अपनी बेटी के साथ कर दूंगा, वरना आग में जलने के लिए तैयार हो जाना। बादशाह ने यह शर्त इसलिए रखी कि वो जानता था कि इतने ज्यादा बिच्छू वो कभी भी नहीं ला सकेगा। बादशाह कहने लगा, जाओ और शर्त को पूरा करो। वो नौजवान परेशानी के आलम में अपने घर आया। जब उसके बाप ने उस पर नजर डाली तो कहने लगा, बेटा, तुम बहुत ज्यादा परेशान मालूम दे रहे हो, आखिर क्या बात है? उसने कहा, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस मुल्क की शहजादी से मैं मोहब्बत कर बैठा हूं। मोहब्बत ही मोहब्बत में मैं उसके साथ एक ऐसा काम कर चुका हूं जिसकी सजा बादशाह मुझे बहुत सख्त देगा। मैंने अभी उनको ये बात नहीं बताई है, बस उनसे मैंने इस बात का जिक्र किया है कि मैं उनकी बेटी के साथ निकाह करना चाहता हूं। बाप अपने बेटे की बात सुनते ही बहुत नाराज हुआ। उसने कहा, मेरे बेटे, मेरी तरबियत तो ऐसी नहीं थी कि तुम एक शहजादी के इश्क में गिरफ्तार होकर जिनाकारी करो। तुमने ऐसा भला क्यों किया जो कि हमारे दीन में हराम काम है? तुमने वो हराम कारी कर ली है। उसने कहा, लेकिन बाबा, अब मैं क्या करूं? मुझसे गलती हो गई। मैं शादी तो उसी शहजादी के साथ करना चाहता हूं ताकि उनकी कोई बदनामी ना हो। अगर लोगों को पता चल गया तो उनकी बहुत बदनामी होगी। अब आप मुझे बताएं, मैं इतने बिच्छू कहां से जमा करूंगा? क्या आप इसमें मेरी कोई मदद कर सकते हैं? बाप ने कहा, अभी तो तुम काम पर जाओ, शाम को मुझसे मिलना, मैं तुम्हें बिच्छुओं को पकड़ने का तरीका बताऊंगा। वो गुलाम महल पर वापस आ गया। दिन भर अपने काम में मसरूफ रहा। जब रात घर वापस आया तो उसका बाप घर पर उसका इंतजार कर रहा था। बाप ने कहा, 2 बोरियां लाए हो जिसके लिए बादशाह ने तुम्हें हुक्म दिया है? उसने कहा, जी हाँ, बोरियां तो मैं लेकर आया हूं, अब आगे का तरीका आप मुझे बताएं। बाप ने कहा, इस शहर में एक बहुत ही पुराना, लगभग 100 साल पुराना कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में एक कब्र है। बाप ने कब्र का निशान बता दिया। उस कब्र पर जाना और कब्र की सारी मिट्टी हटाना, फिर एक ईंट हटाकर बोरी का मुंह सुराख पर रख देना। जब एक बोरी भर जाए तो उस बोरी का मुंह
मजबूती से बांध लेना और फिर दूसरी बोरी को भी इसी तरह भर लेना, फिर कब्र को अच्छी तरह से बंद कर देना। अगले रोज उस बेटे ने बाप की बात पर अमल किया और उस कब्रिस्तान में पहुंच गया। वहां जाकर उसको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। जिस कब्र के बारे में उसके वालिद ने उसे बताया था, उस कब्र को तलाश करता करता उसके पास पहुंच गया। फिर उसने वैसा ही किया जैसा कि उसके वालिद ने उसे बताया था। उसने एक ईंट को हटाया और वहां बोरी का मुंह रख दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि अंदर बेशुमार बिच्छू हैं जो बोरी के अंदर आते जा रहे हैं, यहां तक कि वो बोरी फौरन भर गई। उसने जल्दी से उसके मुंह को रस्सी से बांध दिया। फिर उसी जगह पर उसने दूसरी बोरी लगा दी और फिर वो बोरी भी धीरे धीरे बिच्छुओं से भर गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस पूरे शहर में इतने बिच्छू मौजूद हैं, लेकिन इस कब्र में बिच्छू ही बिच्छू भरे हैं। आखिर कब्र वाले ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से उसे यह अजाब मिल रहा था कि उसकी कब्र बिच्छुओं से भरी पड़ी थी। बहरहाल वो दोनों बोरियां उठाकर बादशाह के सामने हाजिर हो गया। बादशाह ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हुआ और कहने लगा, तुम ये दोनों बोरियां कहां से भर कर लाए हो? उसने बता दिया, एक ऐसा कब्रिस्तान जो इस शहर में मौजूद है, उसमें एक ऐसी कब्र है कि उस कब्र के बारे में मुझे मेरे बाबा ने बताया है। मैं ये सारे बिच्छू वहीं से लेकर आया हूं। बादशाह ने कहा, फौरन अपने बाबा को बुला कर लाओ। मैं जानना चाहता हूं कि जिस कब्र की निशानदेही उन्होंने की थी, आखिर उसमें इतने ज्यादा बिच्छू क्यों मौजूद हैं? ये बात तुम्हें भी पता होनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि बादशाह को ये बात पहले ही से मालूम हो, लेकिन वो उसके बाप के मुंह से उस तक ये बात पहुंचाना चाहता था। उस लड़के ने अपने बाबा को बुलाया। शहजादी भी वहां पर मौजूद थी और सारे दरबारी भी मौजूद थे। बादशाह ने कहा, आप इसके वालिद साहब हैं, आप जानते हैं उस कब्र में बिच्छू आखिर क्यों मौजूद हैं? तो कहने लगे, जी हां, मैं जानता हूं, तभी तो मैंने अपने बेटे को वहां भेजा था। बादशाह कहने लगा, तो क्या आप मेरी शर्त को पूरा करना चाहते थे या अपने बेटे को कुछ सिखाना चाहते थे? इसने जो गुनाहे कबीरा मेरी बेटी के साथ किया है, उसकी सजा क्या हो सकती है? बाप ने कहा, यही समझ लीजिए, यानी मैं अपने बेटे को सिखाना चाहता था। बादशाह ने कहा कि बताओ, तमाम दरबारियों को भी ये बात बताओ, अपने बेटे को भी और साथ साथ मेरी बेटी को भी बताओ। तो उस बूढ़े शख्स ने यानी गुलाम के बाप ने बताना शुरू कर दिया, बेटा, तुम जिस कब्र से बिच्छू भरकर लाए हो और जहां पर बिच्छुओं की इतनी ज्यादा तादाद मौजूद हैं कि 2 बोरियां आसानी के साथ भर जाएं, यकीन करो अगर तुम 2 बोरियां नहीं 100 बोरियां भी अपने साथ लेकर जाते तो सारी की सारी बिच्छुओं से भर जाती, क्योंकि कब्र वाले ने गुनाहे कबीरा किया है। बेटे ने कहा, अब्बा जान, कौन सा गुनाहे कबीरा? बाप ने कहा, जिनाकारी। एक बार नहीं बल्कि हर रात वो जिनाकारी करता था, बदकारी करता था, तवाइफों के पास आता जाता था। इसी तरह से जब उसकी मौत हुई तो उस वक्त भी वो जिनाकारी में मुब्तला था। वो लड़का बादशाह के पास आया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूं मेरी कब्र में भी बिच्छू ही आएंगे, क्योंकि मैंने भी जिनाकारी की है, मैंने ये बुरा काम किया है। अब वो समझ चुका था कि जिना करना कितना बड़ा गुनाह है। उस लड़के ने बादशाह से कहा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया और मेरी कब्र में भी अब बिच्छू आएंगे, लेकिन मैं आपकी बेटी से सच में बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं सच्ची मोहब्बत करता हूं। बादशाह ने कहा, तुमने अनजाने में गलती की है, लेकिन सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और 100 कोड़े तुम्हें लगाए जाएंगे, और तुम्हें ही नहीं बल्कि मेरी बेटी को भी 100 कोड़े लगाए जाएंगे। बादशाह ने जल्लादों को हुक्म दिया, उसकी बेटी और इस लड़के को 100 कोड़े मारे जाएं। कोड़े लगने से शहजादी पूरी तरह से निढाल हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसा काम कर चुकी थी कि उसको ये सजा मिलना जरूरी था। उसके बाद बादशाह ने कहा, 1 महीने तुम दोनों को तौबा और इस्तगफार करना है। जितना गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में माफी तलाफी कर सकते हो, उतना गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में माफी मांगो। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम दोनों जरूर मिलोगे। फिर बादशाह ने खुशी खुशी अपनी बेटी का निकाह अपने उस गुलाम के साथ कर दिया। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से जिना करने वाले की कब्र बिच्छुओं से भर दी जाती है।
उस लड़के ने उस जानी की कब्र से 2 बोरी बिच्छू भरे, लेकिन अगर वो और भी बोरियां साथ लेकर जाता तो वो सारी भी भर जाती। उस जिनाखोर का कब्र में क्या होता होगा, आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम हम सबको नेक अमल करने, बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।